जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल RS एजुकेशन सेंटर पर। साथियों, सेशन रहने वाला है RPSC EO RO भर्ती के लिए पार्ट बी की जो MCQ की सीरीज़ हमने स्टार्ट कर रखी है, जिसमें आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लगातार लेकर आ रहे हैं। उसी सीरीज में साथियों कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस सेशन में हम शामिल करने वाले हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो सेशन को अंत तक जरूर देखिएगा, और अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि इस भर्ती से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं पार्ट बी के, वो आपको लगातार मिलते रहें। तो स्टार्ट करते हैं इस सेशन को, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, कर को स्थगित या समाप्त करने की नगर पालिका की शक्ति के संबंध में उपबंध किस धारा के अंतर्गत किए गए हैं। ऑप्शंस हैं आपके धारा 111, धारा 112, 211 या फिर 223। तो यहाँ पर साथियों जो आपका ऑप्शन बी है, धारा 112, इसके अंतर्गत ये उपबंध किए गए हैं कि नगर पालिका को ये शक्ति है कि वो कर को स्थगित कर सकती है या फिर समाप्त कर सकती है। वहीं बात करें हम धारा 111 की, तो यहाँ पर साथियों ये जो सेम पावर है ये राज्य सरकार की दी हुई है कि राज्य सरकार नगर पालिका की किसी भी कर को स्थगित, प्रतिबंधित या समाप्त कर सकती है। ये पहला कथन है, कोई भी कर निर्धारण सूची, दस्तावेज, बिल, नोटिस में लेखन की त्रुटि अथवा भूल होने पर अवधि मान्य होगा। दूसरा कथन दिया हुआ है, करों का वसूला जाना संपत्ति का हक समझा जाएगा। तो साथियों बात करें पहले कथन की, तो नगर पालिका एक्ट 2009 के धारा 125 के अंतर्गत ये उपबंध किए गए हैं कि जो भी व्यावर्तियां हैं, यानी अगर कोई भी कर निर्धारण सूची, दस्तावेज, बिल, नोटिस में अगर कोई लेखन की त्रुटि होती है तो वो अवधि मान्य नहीं होगा, जबकि यहाँ पर दिया हुआ है अवधि मान्य होगा। तो यहाँ पर आपका जो पहला कथन है वो गलत हो जाता है। वहीं उसी में ये चीज़ मेंशन की हुई है कि करों का वसूला जाना नगरपालिका की संपत्ति का हक नहीं समझा जाएगा, यानी नगरपालिका अगर किसी से कर वसूल करती है तो वहाँ पर उसका संपत्ति का हक नहीं समझा जाएगा, जबकि यहाँ पर दिया हुआ है हक समझा जाएगा। यानी दोनों कथन आपके यहाँ पर गलत हैं। तो यहाँ पर कोई भी कथन आपका सही नहीं है। तो जो कथन आपका दिया हुआ है, ऑप्शन डी जो आपका दिया हुआ है, उपयुक्त में से कोई यहाँ पर कथन सही नहीं है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के तहत अभिलेख मंगवाने की शक्ति निम्न में से किसको प्रदान की गई है। यानी राजस्थान की जो नगरपालिकाएं हैं उनके रिकॉर्ड्स की जो मंगवाने की शक्ति है वो किसको दी गई है, निरीक्षण के लिए रिकॉर्ड मंगवा सकता है। तो ये साथियों ऑप्शंस हैं आपके, नगरपालिका अध्यक्ष, नगरपालिका सदस्य, नगरपालिका अधिकारी या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी। तो यहाँ पर साथियों ये पावर राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को दी हुई है कि वो नगरपालिका के अभिलेख निरीक्षण के लिए मंगवा सकता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्य सरकार की नगरपालिका की उपविधि नियम को रद्द या परिवर्तित करने की शक्ति नगरपालिका अधिनियम 2009 की कौन सी धारा में वर्णित है। ऑप्शंस हैं धारा 325, 323, 225 या फिर 223। तो यहाँ पर साथियों नगरपालिका एक्ट 2009 की धारा 325 के अंतर्गत ये उपबंध किए गए हैं कि राज्य सरकार नगरपालिका की किसी भी उपविधि नियम को रद्द या परिवर्तित कर सकती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नगरपालिका का नगर सुधार न्यास, नगर विकास प्राधिकरण या अन्य कोई कानूनी बोर्ड के मध्य विवाद होता है तो उसके संबंध में जो नियम हैं उन पर विचार कीजिए। सबसे पहले समझौते की कोशिश की जाएगी। दूसरा है समझौता अगर असफल रहता है तो नगरपालिका का निर्णय अंतिम होगा। तो यहाँ पर साथियों हम बात करें एक्ट 2009 की, तो यहाँ पर ये प्रावधान किए गए हैं धारा 324 में कि अगर नगरपालिका का किसी नगर सुधार न्यास, नगर विकास प्राधिकरण या अन्य कोई कानूनी बोर्ड के मध्य विवाद होता है तो सबसे पहले समझौते की कोशिश की जाएगी। यानी आपका जो पहला कथन है वो राइट हो जाता है। लेकिन दूसरे कथन में दिया हुआ है कि समझौता अगर असफल रहता है तो नगरपालिका का यहाँ पर जो निर्णय है वो अंतिम होगा। नहीं साथियों, बिल्कुल ये नगरपालिका का निर्णय यहाँ पर फाइनल नहीं होगा। यहाँ पर जो आपकी राज्य सरकार है उसका यहाँ पर जो डिसीजन है वो फाइनल होने वाला है। तो यहाँ पर जो आपका कथन है वो दो गलत हो जाता है, यानी ओनली आपका कथन एक सही है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर इस क्वेश्चन का रहने वाला है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नगर पालिका के विघटन से संबंधित कारणों में से निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण नहीं है। यहाँ पर 4 कारण आपको नगर पालिका के विघटन से संबंधित दिए हुए हैं, इनमें से आपको चूज करना है कि कौन सा एक कारण है जिसके कारण नगर पालिका विघटित नहीं होती है।
पहला ऑप्शन, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अनुपालन में असक्षम, यानी जो राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 है, अगर पालना नहीं होती है, उसको पालन करने में अगर नगरपालिका असक्षम होती है तो देन उसका विघटन कर दिया जाता है। शक्तियों का दुरुपयोग, तो अगर अपनी पावर्स का मिसयूज करती है तो भी नगरपालिका का यहाँ पर साथियों विघटन किया जा सकता है, यानी दोनों कथन आपके सही हैं। बात करें तीसरे ऑप्शन की, तो लगातार त्रुटिपूर्ण कर्तव्य, साथियों बिल्कुल राइट बात है। अगर लगातार नगरपालिका त्रुटिपूर्ण कर्तव्य करती है तो उस नगरपालिका का भी विघटन कर दिया जाता है। बात करें आपके चौथे ऑप्शन की, तो यहाँ पर आपको दिया गया है किसी भी समय उसकी निर्वाचित सदस्य संख्या अगर 1/3 से कम रह जाए तो फिर उसका विघटन कर दिया जाएगा। नहीं साथियों, ये संख्या 1/3 ना होकर 2/3 आपके लिए निर्धारित की गई है, नगरपालिका के लिए निर्धारित की गई है कि किसी भी समय अगर किसी नगरपालिका के निर्वाचित सदस्यों की संख्या 2/3 से कम रह जाती है देन उसका विघटन राज्य सरकार के द्वारा कर दिया जाता है। और ये उपबंध साथियों नगरपालिका एक्ट 2009 की धारा 322 के अंतर्गत इसका उपबंध किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका रहने वाला है वो है साथियों ऑप्शन डी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले साथियों आपको बता दूं कि इस क्लास की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल आरएस एजुकेशन सेंटर पर उपलब्ध करवा दी जाएगी। तो आप टेलीग्राम पर सर्च करके आरएस एजुकेशन सेंटर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही आप यूट्यूब चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, सब्सक्राइब आप कर सकते हैं, ताकि इस भर्ती से संबंधित पार्ट बी के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको लगातार मिलते रहें। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नई नगरपालिका की स्थापना होने पर उसकी शक्ति का प्रयोग निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है? यानी कोई नगरपालिका की स्थापना होती है, जब तक उसके चुनाव नहीं हो जाते हैं तब तक उसकी पावर का यूज किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शंस, नगरपालिका अध्यक्ष, नगरपालिका सदस्य, नगरपालिका अधिकारी, या ऑप्शन डी राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन डी जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है। राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत जो अधिकारी है वो इन पावर का यूज करने वाला है। और इसकी जो उपबंध है साथियों वो धारा 320 के अंतर्गत किए गए हैं, ये भी आपको खास करके ध्यान में रखना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? 4 धाराएं दी गई हैं, इसमें आपको एक असुमेलित है उसका चूज करना है। और मान के चलिए साथियों आपको इस टाइप के 2 क्वेश्चन पार्ट बी में 100% जो मेन एग्जाम आपकी होने वाली है उसमें देखने को मिलेंगे। तो देखते हैं, पहला जो ऑप्शन दिया गया है धारा 315। धारा 315 में सार्वजनिक कार्य जो हैं उनके निष्पादन के लिए एक एजेंसी का चुनाव किया जाएगा, बिल्कुल। और ये एजेंसी का चुनाव भी साथियों आपको ध्यान में रखना है, किसके द्वारा किया जाएगा? ये राज्य सरकार के द्वारा इस एजेंसी का निर्धारण किया जाता है। तो बिल्कुल ये आपका सही है। बात करें आपका धारा 309, तो धारा 309 के अंतर्गत बिल्कुल निदेशक, सहायक निदेशक और जो उप निदेशक है इनकी नियुक्ति के संबंध में उपबंध किए गए हैं, बिल्कुल ये भी सही है। वहीं बात करें धारा 127, धारा 127 में करों को जो वसूलने का कर्तव्य है वो दिया गया है। और ये कर्तव्य किसका है? मुख्य नगरपालिका अधिकारी का है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है, तो ध्यान में रखिएगा इसको भी। तो ये भी आपका सही है। धारा 280 है, ये व्यक्तियों को संबंधित जो नोटिस है वो तामील करना है, वो उसके बारे में बताया गया है, बिल्कुल नहीं साथियों। 280 में जो है वो जो मर्द पशु है नगरपालिका में उनको हटाए जाने के संबंध में उपबंध किए गए हैं। वहीं बात करें हम जो आपके व्यक्तियों को संबंधित नोटिस तामील करना है वो साथियों आपको इस एक्ट की जो धारा 284 है उसके अंतर्गत ये साथियों उपबंध किए गए हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा धारा 280। मजदूरों को बुलाने और उनकी छुट्टी करने के लिए सायरन का प्रयोग करने पर कितने रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है? ऑप्शन ए है 2000 से 5000, 1000 से 5000, 1000 रुपये से 2000 रुपये, या फिर 500 से 5000 रुपये। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन ए है 2000 रुपये से लेकर 5000 रुपये तक आप ये साथियों आप पर जुर्माना लगाया जा सकता है। वहीं बात करें अगले क्वेश्चन की, नगरपालिका द्वारा अभिग्रहित पशु या पक्षी का विक्रय अथवा नीलामी के कितने दिन तक अगर दावा नहीं करता है मालिक तो वह राशि नगरपालिका फंड में जमा हो जाएगी? ऑप्शंस हैं आपके 90 दिन, 7 दिन, 60 दिन, 180 दिन। तो अगर 90 दिन के अंदर ये दावा नहीं किया जाता है जो आपका पशु या पक्षी है उसके मालिक द्वारा, देन ये जो नीलामी की राशि है ये साथियों यहाँ पर नगरपालिका फंड में जमा कर दी जाएगी। यहाँ पर जो नगरपालिका एक्ट 247 है उसमें साथियों ये प्रावधान है कि अगर आप कोई भी पशु पक्षी का पालन अगर नगरपालिका क्षेत्र में करते हैं तो आपको लाइसेंस लेना होगा। अगर आप लाइसेंस नहीं लेते हैं तो यहाँ पर धारा 248 के अंतर्गत ये प्रावधान किए गए हैं कि बिना लाइसेंस अगर आप ये सब काम करते हैं तो नगरपालिका ऐसे पशु या पक्षी को अभिग्रहित कर सकती है। और उसके बाद में ये प्रोसेस है कि 7 दिन के अंदर उसको साथियों यहाँ पर विक्रय किया जा सकता है। और 90 दिन के अंदर अगर उसकी जो नीलामी राशि आप नगरपालिका के पास में आती है उस पर आप दावा नहीं करते हैं तो वो राशि नगरपालिका फंड में जमा हो जाएगी। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है।
देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अमृत मिशन योजना, कुछ योजनाएं दी गई हैं, इंपॉर्टेंट जो योजनाएं दी गई हैं 6-7 जितनी भी 7-8 आपकी योजनाएं हैं उनसे संबंधित क्वेश्चन भी हम साथियों अभी इस सेशन में शामिल करना स्टार्ट करेंगे। आशा करता हूं कि आप सभी ने ये योजनाएं एक बार पढ़ ली होंगी। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम शामिल कर रहे हैं कि अमृत मिशन योजना राजस्थान के कितने शहरों में लागू है। ऑप्शन है आपके 29, 500, 39 या फिर 31। तो यहाँ पर अगर हम बात करें अमृत मिशन योजना की तो यहाँ पर साथियों राजस्थान के शहरों के बारे में पूछा गया है। अगर राजस्थान के शहरों की बात करें तो वो ओनली 29 शहरों में ये लागू है। वहीं अगर आपसे पूछे कि देश भर में ये कितने शहरों में टोटल लागू है तो देश भर में ये 500 शहरों में लागू है। ये भी आपको खास करके ध्यान रखना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें आपसे पूछा गया है अमृत मिशन योजना 2.0 का शुभारंभ कब हुआ। तो यहाँ पर ऑप्शंस हैं 3 दिसंबर 2005, 21 जनवरी 2021, 25 जून 2015, 1 अक्टूबर 2021। तो ऑप्शन डी जो आपका है 1 अक्टूबर 2021 को इस योजना का 2.0 स्टार्ट किया गया था मोदी सरकार के द्वारा। वहीं बात करें कि ये पहली बार कब स्टार्ट हुई थी अमृत मिशन की बता रहा हूं तो वो 25 जून 2015 को साथियों स्टार्ट हुई थी। ये भी आपको ध्यान में रखना है। वहीं बात करें अगले क्वेश्चन की तो जिसमें आपसे पूछा गया है हृदय योजना देश के कितने शहरों में लागू है। तो यहाँ पर ऑप्शन है आपके 29, 500, 12 या फिर 21। तो यहाँ पर साथियों देश भर के कुल टोटल 12 शहरों में लागू है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हृदय योजना का शुभारंभ कब हुआ। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है आपके 3 दिसंबर 2005, 21 जनवरी 2021, 25 जून 2015 या फिर 1 अक्टूबर 2021। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो है साथियों 21 जनवरी 2021 में। और आपको बताया इससे पिछले क्वेश्चन में कि टोटल कितने शहरों में ये लागू है तो कुल मिलाकर ये 12 शहरों में देश भर में लागू है। बात करें अगले क्वेश्चन की तो वो है साथियों अमृत मिशन योजना निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के द्वारा चलाई जा रही है। पहला ऑप्शन है आपका आयुष मंत्रालय, गृह मंत्रालय, आवासन एवं शहरी विकास मंत्रालय या फिर आईटी मंत्रालय। तो ऑप्शन सी जो आपका है आवासन एवं शहरी विकास मंत्रालय ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है। वही बात करें कि आवासन एवं शहरी विकास जो मंत्रालय है इसके मंत्री कौन है तो वो है साथियों हरदीप सिंह पुरी। ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, हो सकता है पूछ लिया जाए, करंट से संबंधित क्वेश्चन है। वही बात करें अगले क्वेश्चन की अमृत मिशन योजना के तहत चुने गए जो शहर हैं वो जो चुने गए शहर हैं इनसे संबंधित कथनों पर आपको विचार करना है और इसमें जो असत्य कथन है वो आपको चूज करना है। जो इनका क्राइटेरिया है चूज करने का या फिर किस प्रकार से चूज किए गए हैं इसके बारे में 4 कथन दिए गए हैं। असत्य कौन सा है वो आपको चूज करना है। तो 2011 की जो जनगणना है उसके अनुसार अधिसूचित नगर पालिकाओं के साथ 1 लाख से अधिक आबादी वाले सभी शहर, बिल्कुल कस्बे, छावनी बोर्ड बिल्कुल साथियों ये शामिल है। तो ये आपका ऑप्शन ए तो सही है, इसमें कोई गलती नहीं है। राज्यों, संघ राज्यों, क्षेत्र के सभी राजधानी या फिर शहर, कस्बे जो उपरोक्त में शामिल नहीं है बिल्कुल ये भी राइट है, इसका भी शामिल किया गया है। वहीं हृदय योजना के अंतर्गत जो 12 शहर है विरासत शहरों को नामकरण जो दिया गया है उनको वो भी साथियों इसके अंतर्गत शामिल हैं। लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन डी है 75,000 से अधिक और 1 लाख आबादी से जो कम आबादी वाले जो शहर हैं, मुख्य नदियों के तने 12 शहर और कस्बे नहीं साथियों, यहाँ पर जो 75,000 से अधिक और 1 लाख से कम आबादी वाले मुख्य नदियों के तने पर जो 13 शहर हैं वो इसमें शामिल है, ना कि 12। ये 12 यहाँ पर गलत है, आपको ये ध्यान में रखना है कि वो 13 शहर हैं ताकि आपको ये चीज़ आपको ध्यान में रहे। ऑप्शन डी आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ये आपको ध्यान में रखना है क्योंकि आपको असत्य कथन चूज करना है। पहले 3 सत्य हैं, चौथा जो कथन है वो असत्य है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नगर पालिका के आंतरिक राजस्व में क्या क्या शामिल है। नगर पालिका द्वारा उद्ग्रहित कर, उपयोगकर्ता प्रभार, जुर्माना एवं फीस, उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर तो साथियों हो जाएगा ऑप्शन डी आपका, ये तीनों ही यानी उपरोक्त सभी आपका ये राइट आंसर होगा। लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि उपयोगकर्ता प्रभार है इसका उपबंध किस सेक्शन में है। तो वो साथियों यहाँ पर जो 104 सेक्शन है नगर पालिका एक्ट 2009 का उसके अंतर्गत ये उपबंध किए गए हैं। वहीं जुर्माना एवं फीस वाला जो उपबंध है वो 105 के अंतर्गत है। वहीं बात करें सेक्शन 106 की तो उसमें जो आपसे विकास प्रभार है वो लिया जा सकता है, उसके संबंध में उपबंध किए गए हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
बाध्यकारी करों का नगरपालिका अधिनियम 2009 की कौन सी धारा में वर्णन है? तो इसका राइट आंसर तो साथियों होने वाला है धारा 102 के अंतर्गत ये वर्णन किया गया है। लेकिन इसके अलावा 3 ऑप्शन और दिए गए हैं, इसके बारे में भी देख लेते हैं। तो धारा 106 में आपको मैंने बताया कि नगरपालिका की विकास प्रभार उद्ग्रहित करने की शक्ति। वहीं धारा 121 में आपको यहाँ पर साथियों करों के संबंध में कोई अपील है तो उसके संबंध में उपबंध किए गए हैं। धारा 17 में जो जिला निर्वाचन अधिकारी है उसके संबंध में उपबंध किए गए हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भूखंड के उप विभाजन या उस पर निजी मार्ग बनाने की मंजूरी किसके द्वारा प्रदान की जाती है? राज्य सरकार द्वारा, जिला कलेक्टर के द्वारा, निदेशक स्थानीय निकाय के द्वारा, नगर पालिका के द्वारा। तो यहाँ पर जो आपको ऑप्शन डी है साथियों, नगर पालिका के द्वारा ये मंजूरी प्रदान की जाती है। और इसके उपबंध किस सेक्शन के अंतर्गत किए गए हैं? ये धारा 171 के अंतर्गत साथियों उपबंध किए गए हैं। ये भी थोड़ा सा आपको ध्यान में रख लेना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस क्लास का सबसे लास्ट जो क्वेश्चन है उसमें साथियों हम पहुंच गए हैं। ये क्लास अगर साथियों आपको पसंद आई है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, साथ ही अपने साथियों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे थे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पार्ट बी के वो आपको लगातार मिलते रहें। धारा 202 में उल्लेखित जो प्रभावी जल निकास व्यवस्था है के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। धारा 202 के अंतर्गत जो प्रावधान किए गए हैं उन पर थोड़ा सा विचार हमें करना है। उसके बाद में जो सही कथन है उसका चुनाव करना है। तो इसमें पहला कथन दिया गया है कि जल निकास की समुचित व्यवस्था ना होने तक भवन को अधिभोग में लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। बिल्कुल राइट कथन है कि जब तक जो भवन निर्माण हम कर रहे हैं उसमें जल निकास की समुचित व्यवस्था नहीं होगी तब तक हम उस भवन का यूज नहीं कर सकते हैं। अगर हम उल्लंघन करते हैं तो ऐसी दशा में 2000 रुपये से 5000 रुपये तक का जुर्माना आरोपित किया जा सकता है। तो बिल्कुल दोनों जो कथन है वो राइट हैं। धारा 202 के अंतर्गत इनका प्रावधान किया गया है। तो अपना जो आंसर भी है वो साथियों कथन 1 एवं कथन 2 दोनों सही हैं, यानी ऑप्शन ए और रहने वाला है। तो साथियों ये थे हमारे इस क्लास के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का स्तर आपको कैसा लगा फीडबैक दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, अपने साथियों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे थे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।